मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस आवान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल 6 और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस आवान। चैनल 6 की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। सही कहा जाता है कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। नाज़रीन, इंसान जो है वो इतना सुपरसोनिक किस्म का इंसान है कि इसके अंदर एक जहां आबाद है, एक पूरी कायनात है। आज हमने इस मकसद के लिए कोशिश की कि एक फ़नकार से वक्त लिया जाए। जो हमारे फ़नकार हैं उनका नाम है चौधरी फ़कीर हुसैन। तो बिला तामुल उन्होंने बिला ताख़ीर हमें वक्त दिया, तो हम चलते हैं चौधरी फ़कीर हुसैन साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया ख़ुसूसन चैनल 6 का और उनकी टीम का कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। हालांकि इस लाइन में अक्सर दुखी लोग होते हैं, तो चैनल वाले कम ही इनको छेड़ते हैं लोग, क्योंकि अपने मसले मसाइल बताएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग आए और मुझे बोलने का मौका दिया। ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह फ़नकाराना ज़िंदगी गुजारी। पहले तो अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई अयाम की बात बताइए कि चूँकि एक वक्त था कि फ़नकार बनना और चांस लेना बहुत मुश्किल होता। जी बिल्कुल। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे इन हुए मीडिया में? आप मानेंगे नहीं कि मैंने ज़िंदगी में ना कभी सिनेमा देखा था, थिएटर या फिल्म तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलो यार देखते हैं ये होता क्या है स्टेज ड्रामा ना। तो चूँकि मेरे घर के नज़दीक था तो मैं चला गया। हॉल के अंदर बैठा हुआ था, तो वो आगे रिहर्सल हो रही थी। बड़े बड़े सीनियर लोग जिनको मैं टीवी की स्क्रीन पर देखता था, तो मैं उनको लाइव देख रहा था। एक मचल रहा था दिल मेरा। तो अल्लाह ताला गरी का रहमत करे, वे मेरे उस्तादों में शामिल थे। असलम राना साहब, डेथ हो गई उनकी। अच्छा, वो है मेरे पास, उन्होंने कहा जी आप कैसे बैठे हैं, मेहमान है किसी के? मैंने कहा जी नहीं। तो कैसे बैठे? मैंने कहा जी रिहर्सल देख रहा हूँ आपकी। उन्होंने कहा सॉरी जी। मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने चुटकी ऐसे बजाई ना कि उठें कल टिकट लेकर फिर देखना। अच्छा, मुझे कोई इतना वो शौक़ नहीं था, मैं चुप करके अपने घर आ गया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा मैं पिंडी, पता चला जी कहकशां सेन में मेरा रिहर्सल हो रही है ना। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने रिहर्सल देखी। वो शीशे के साथ इस तरह करके मैं वो देख रहा था। अंदर से वो डायरेक्टर आगे बाहर, जी भाई क्या काम है? मैंने कहा जी रिहर्सल देखनी है। तो उसने कहा जी आप अंदर आ जाए। अंदर कली ने सिर्फ रोल किया हुआ था, उसी के ऊपर मैं बैठ गया, उसी के ऊपर वो अलीदीप साहब बैठे हुए थे। तो वहाँ फिर मेरे एक जहन में आया, मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ ये। यानी इमीडिएटली आपके जहन में आ गया कि ये किरदार मैं भी। अच्छा, फिर घर में आया। घर में आकर मैंने ड्रामा लिखा। मज़े की बात ये लिखा और फिर उसको डायरेक्ट किया, फिर उसको आलमी किया। तो वो इतनी पजीराई मुझे मिली, इतना वो कामयाब हो कि मैं खुद हैरान था कि यार। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? मैं फैसलाबाद का हूँ जी, खालिस्तान पेंडू। तो फिर ये बताइएगा कि उस ड्रामे का क्या नाम था जो आपने? उसका नाम था नंबरी कौन। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि अफजल रैम्बो उस ड्रामे में मैंने कास्ट किया, तो उसमें छोटी छोटी एंट्रियाँ करता था वो। तो आपके असातिज़ा में से कौन कौन लोग हैं जो अब भी इस फील्ड में हैं या? अच्छा, मेरे जो पहले उस्ताद थे वो अज़फ़र आलम साहब थे। पीटीवी में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बल्कि मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जो पिंडी के जिनका मैं रिहर्सल देखने गया था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और टीवी के अंदर लेके गए थे। अलीदीप उनका नाम था, उनकी भी डेथ हो गई है। अंजम हबीबी साहब हो गए, सजाद किशोर साहब और बहुत सारे इस तरह के सीनियर एक्टर। तो उनके साथ मैंने काम किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। काम उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन सीखा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सलाहियत जो है इंसान के अंदर, फ़नकाराना सलाहियत है जी जी, ये पैदा भी की जा सकती है या वो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर अल्लाह पाक ने वदियत किया होता है कि ये नकाल बन सकता है? अच्छा, मैं अक्सर लोगों से ये सवाल भी होता है और मेरा ख्याल है कि बंदे के अंदर वायरस होना चाहिए, चाहे गुलूकार है चाहे एक्टर है, यानी किसी भी फील्ड में अगर वो जा रहा है उसके अंदर उस चीज़ का वायरस होना चाहिए। जो डायरेक्टर होता है वो निखार सकता है आपको, किसी को एक्टर या गुलूकार बना नहीं सकता। डायरेक्टर का ये बात है कि वो निखार देगा, एक्टर को निखार देगा, जो गुलूकार को निखार देगा, लेकिन वो अंदर एक वायरस होना ज़रूरी है। जैसे ये बताइए कि आप किस तरह एक कैफियत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं,
पर ये हर एक को पता होता है कि ये फनकार आदमी है, ये ड्रामा कर रहा है, ये हमारे सामने से अभी गया है और स्टेज पे चढ़ गया है और अब ये बुजुर्ग बन गया है, बच्चा बन गया है। तो किस तरह आपके अंदर की क्या सोच होती है कि आप वही कैफियत तारी कर लेते हैं? अच्छा, उसमें जो लिखा होता है राइटर ने, मेरा ख्याल है कि मैं हर एक से ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट भी मेरी होती है आर्टिस्ट से कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगी तो आप जो लाइन लिखी हुई है उसको आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगी, उसको अपने ऊपर तारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका करेक्टर अच्छा हो जाएगा। ये बताइएगा कि ये जितने फनकार बनने के शौकीन होते हैं जी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें पहले अपने रोज़गार पर तवज्जो देनी चाहिए और इसको पार्ट टाइम लेना चाहिए? जी, ऐसे। और अगर उनकी सलाहियतें इतनी निखर के सामने आ जाएं कि वो उसको प्रोफेशन के तौर पर अपनाएं, तब जाके वो डिवोशन करें और अपना सारा वक्त उसको सर्व अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं जो दोस्त आते भी हैं, बहुत सी डिस्कशन होती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि तरीका क्या है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अपनी एजुकेशन जो है ना वो मुकम्मल करें। एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, आपको उठने का नहीं पता, एक बैठने का नहीं पता। देखें ना, आप जिस तरह आपने पहले कहा कि आप बाज़ार में निकलते हैं तो एक एक्टर जो होता है मॉडल होता है लोगों के लिए ना। अगर आप लोगों में निकलते हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप साफ़ सुथरे नहीं हैं, कपड़ों का पता नहीं है, हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि आप निकलें पब्लिक में तो आपकी नकल उतारें पब्लिक अच्छे तरीके से। कि ये डुअल पर्सनैलिटी, मैंने कुछ फनकारों को देखा है कि फर्ज किया वो बड़े ड्रामों में तो मज़ा पेश कर रहे हैं, जी जी, लेकिन उनके घर के हालात का पता करें तो वो कहते हैं ये बड़े सख्त गिर हैं, ये डंडा लेके बच्चों के पीछे फिरते रहते हैं और सख्ती करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये पर्सनैलिटी में नहीं फ़र्क होता है। जो मज़ा होता है ना, जिसकी तबीयत में मज़ा, उसमें गुस्सा इतना नहीं होगा। कभी कभी तो हो जाता है, ज़ाहिर अब दोस्तों में बैठा या घर में या बच्चों में कहीं नरमी गर्मी हो जाती है, लेकिन उसका मजाज सख्त नहीं होगा जो जिस बंदे के अंदर मज़ा है। आप अक्सर देखें जो हंसने हंसाने वाला बंदा, उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहेगी ना, क्योंकि वही सोच रहा होगा, उसका दिमाग उसका दिल वही सोच रहा होगा किस बात से लोग मुस्कुराएंगे, किस बात से हंसेंगे। तो ये दोनों अलग हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो मज़ाज जिस बंदे में है ना, टेंशन तो हो सकती है, उसको परेशानी हो सकती है, घर के मसाइल हो सकते हैं, और मैं कहता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है कि जी आप घर में आपको टेंशन है, आपको बच्चों की टेंशन है, रोज़ी की टेंशन है, आप स्टेज पर जा रहे हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन वो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सख्त होगा बंदा, टेंशन हो सकती है। तो सेट पर जाकर लोगों को मुस्कुराहट ले आना लोगों के चेहरे पर, और मेरा ख्याल बहुत बड़ी इबादत है ये। सर ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे ड्रामे किए जी, अगर हम आपसे ये पूछें कि आपकी अपनी ज़ाहिर है आपकी जो फनकाराना सलाहियतें हैं, उसमें जब आप काम करते हैं तो हर एक आपका जो काम है वो आपकी औलाद की तरह होता है, सब आपको पसंद होते हैं, लेकिन उसमें भी ख़ास कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जिनका रद्द-ए-अमल ज़्यादा आया हो, लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो, तो हम चाहेंगे उसके भी हम आपके क्लिप्स। तारिक मिराज साहब का था तिनके, उसमें करेक्टर मेरा इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन वो बहुत अच्छा करेक्टर, वो एक मिनिस्टर का करेक्टर था, तो बहुत अच्छा हुआ था। वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन प्ले था। एक नसीम आरिफ साहब के साथ किया था मैंने बसेरा, वो भी बहुत अच्छा प्ले था। तो ये यादगार प्ले हैं मेरे। ये पोठोहारी लैंग्वेज कैसे, फिर इसकी पहले आप ज़ाहिर है आप तो फैसलाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन तो पोठोहारी कैसे सीखी आपने? एक तो ये कि काफ़ी अर्सा मुझे हो गया इस्लामाबाद में, फिर मेरे दोस्त जो हैं वो ज़्यादातर पोठोहार के रहने वाले हैं, तो उनके साथ बैठना उठना, फिर मैं जो स्क्रिप्ट होता है ना, होमवर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ उस पर, वो दोस्तों में बैठना, उसका पूछना सारा, तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा हो जाता है। बल्कि बाज़ का टीवी में लोग कहते हैं ये पोठोहार क्यों, मैंने कहना यार मैं तो फैसलाबाद है प्योर। तो काफ़ी फ़र्क है लैंग्वेज का फैसलाबाद का और पोठोहार। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये स्ट्रीट ड्रामा आपने बहुत किया, आपने लोगों को मोटिवेट किया, बहुत सारी मुहिम्मात जो आपने तय की, जो नेशनल डिमांड होती थी कि ऐसे मसाइल जो आम तौर पर लोग अवॉइड करते थे, तो आप कन्विंस करते थे जाके। अच्छा, ये मेरा ख्याल वाकया सुनाए जो आपने। ये सबसे मुश्किल मेरा ख्याल जो फिल्म टीवी या स्टेज है उससे सबसे जो मुश्किल है ना वो स्ट्रीट थिएटर है। यानी कोई भी मैसेज किसी मिनिस्ट्री की तरफ से होता है या किसी एनजीओ की तरफ से होता है, आप पब्लिक के सामने खड़ा उसको कन्विंस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह एक हम इलेक्शन के हवाले से हम एक एनजीओ का वो कर रहे थे कि अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी को भी आप वोट जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप कहते हैं कि सारे ही बुरे हैं,
उन सारे बुरों में से कोई थोड़ा बुरा देख लें, लेकिन अपना वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो उसमें लोग फिर बाकायदा इतनी वो दिलचस्पी लेते हैं कि आमने सामने खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं जी कि फ़लाँ बंदे को वोट दिया तो वो नहीं हमारे इलाके में, फ़लाँ को दिया वो उसने ये कर दिया। फिर एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं इस्लामाबाद में हम लोग कर रहे थे तो पुलिस उठा के ले गई, फिर 2 घंटे जेल में रहे। तो फिर उस दिन पता चला कि जी पाकिस्तान में अच्छी बात करना कितना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, ये थे चौधरी फ़कीर हुसैन साहब। इसके साथ दीजिए इजाज़त, कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।